I am Chandan Thakur and today we will discuss about gravitation. Gravitation हमारे 11th क्लास के चैप्टर नंबर 8 है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है? तो ग्रेविटेशन का बहुत ही इजी एक डेफिनेशन है, एनी टू मैटर पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज अट्रैक्टेड ईच अदर, दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन। दैट मीन्स कोई भी पार्टिकल है, कोई भी मासेस है, सारे के सारे मैटर के पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना, अट्रैक्ट करते हैं। एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दैट मीन्स ये हमारा जो बोर्ड है और मैं हूं, तो हम दोनों के बीच में भी क्या हो रहा है, एक अट्रैक्शन हो रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल कोई एक वॉल है और वॉल भी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कोई पार्टिकल, तो फिर दोनों एक दूसरे के करीब क्यों नहीं जाते हैं? तो उसका एक रीजन है, उसको हम देखेंगे भी थोड़ी देर के बाद में। ठीक है, तो जैसे थोड़ा हम ग्राफ से इसको देख लेते हैं। जैसे कोई एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैं बोल देता हूं M1 और दूसरा एक ब्लॉक है उसको मैं बोल देता हूं M2, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना उसको मैं बोलता हूं R। ठीक है, तो यहीं से हमारा एक और चीज निकल जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर मैं ग्रेविटेशन के टाइप्स देखूं तो ग्रेविटेशन भी 3 टाइप के होते हैं। एक मैं बोलता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो तीसरा वाला जो होता है वो होता है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो अभी जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो देखिए जैसे कोई एक ब्लॉक है M1 और दूसरा ब्लॉक है M2, तो न्यूटन साहब ने क्या किया, ये जो लॉ जो उन्होंने दिया है ग्रेविटेशन का, तो न्यूटन सर ही दिए हैं। तो उन्होंने बोला जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, दैट मींस M1 एंड M2। gravitational force is directly proportional to the product of mass and inversely proportional to the square distance between them। दैट मीन्स ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली स्क्वायर होगा। अच्छा, अब देखिए, अब यहीं से हमारा एक निकल जाता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट का फार्मूला निकल जाता है, F इज इक्वल टू जैसे दोनों प्रोपोर्शनलिटी टर्म को मैं एक साथ में लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। जब मैं प्रोपोर्शनलिटी टर्म को अगर मैं हटाऊंगा तो हो जाएगा M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, और प्रोपोर्शनलिटी टर्म को जब मैं हटाया हूं, इक्वल लाया हूं, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, और वो कांस्टेंट टर्म की जगह पे मैं यूज करता हूं कैपिटल जी। और जो कैपिटल जी है ना, एक कैपिटल जी जो होता है उसको मैं बोलता हूं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता क्या है, जैसे मैंने भी आपको बोला, जो इनवर्स में जितने भी मैटर के पार्टिकल है, वो सारे के सारे क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट करते हैं बट वो अट्रैक्ट हो नहीं पाते। क्यों नहीं हो पाते, देखिए डिपेंड करता है वो ऑब्जेक्ट का मास कितना है। बिकॉज ये जो हमारे पास में जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू बहुत ही मिनिमम होता है, और मिनिमम कितना होता है वो भी बताता हूं। उसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, बहुत ही कम होता है। इसका हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो यूनिट निकालने के लिए देखिए, जैसे मैं बोलता हूँ फोर्स, यूनिट किसका निकालना है, जी का, तो जी को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और बाकी सबको उधर कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, F R स्क्वायर अपॉन M इंटू M। M क्या है, मास, R क्या है, डिस्टेंस है, और G क्या है, इसका हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो फोर्स का क्या होगा, न्यूटन, और रेडियस का स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और मास इनटू मास तो केजी का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो किसका यूनिट निकला हमारा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, बहुत ही मिनिमम है, दैट मींस 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब देखिए कोई भी अगर फोर्स, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मैं फाइंड आउट करूं, और अगर जो भी मास होंगे 2 केजी 10 केजी 50 केजी मास होंगे, और उससे ग्रेविटेशनल में फोर्स फाइंड आउट करूं,
तो बहुत ही मिनिमम आएगा। तो एकदम मिनिमम फोर्स जब होगा तो कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे ही नहीं। अगर ज्यादा अगर एक दूसरे के बीच में फोर्स होगा तभी तो एक मैटर दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करेंगे ना। ये तो बहुत ही फोर्स कम है, बहुत ही मिनिमम फोर्स है जिसकी वजह से अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अट्रैक्ट कर पाते हैं जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे मैं बात करता हूं अर्थ के बारे में। अब अर्थ और जो सन है उसके मास बहुत ज्यादा है। अब मास ज्यादा है तो अट्रैक्ट करेंगे। देखिए जैसे अभी मैंने बोला, फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे मास बढ़ेगा, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स भी बढ़ेगा, अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, अगर मास अगर डिक्रीज हो रहा है तो फोर्स भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे अपोजिट होगा। अगर यहाँ पे फोर्स बढ़ रहा है ना, इसका मतलब रेडियस जो होगा दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर क्या होगा, अगर ए बढ़ेगा, अगर ए बढ़ेगा दोनों के बीच का जितना डिस्टेंस बढ़ा दो तो दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम होंगे। क्या होंगे, कम होंगे। दो ब्लॉक और दो और दोनों के बीच में फोर्स कम, और दो और फोर्स कम, जितने करीब रहेंगे उतना इसका क्या होगा, फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, है ना। चलिए अब देखिए ये तो मैंने निकाल दिया। अब मैं बात करता हूँ अब अट्रैक्ट कौन करता है। अट्रैक्ट वो करेंगे, छोटे मोटे मास वाले नहीं करेंगे, बड़े मास वाले करेंगे। ठीक है, तो उसका हम बता देते हैं कैसा होगा। जैसे मैं बात करता हूँ अर्थ की, मैं बात करता हूँ क्योंकि अर्थ से बड़ा तो कुछ है नहीं अभी हमारे यूनिवर्स में। तो अर्थ ले लेते हैं और एक मैं सन ले लेता हूँ। ठीक है, उसके ऊपर हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा। उससे पहले मैं देख लेता हूँ, जैसे मान लीजिए एक अर्थ है, मान लीजिए एक अर्थ है और इस अर्थ के ऊपर मैं कुछ दो पर्सन को मैं बैठाता हूँ, है ना। जैसे आपको अभी एक फॉर्मूला मिल गया, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको गिवन है, ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, लेकिन अभी और चीज हमको फाइंड आउट करना है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में अर्थ है ना, और अर्थ का ये सेंट्रल पॉइंट ए है। ओके, इसको मैं ओ से डिनोट करता हूँ। और कोई एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, उस लड़का का भी मैं नाम दे देता हूँ। मान लीजिए लड़का है और उसका नाम है हरीश। क्या नाम है, हरीश। तो इसको अगर लड़का है और यहाँ पे खड़ा है, इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, है ना। तो मास के लिए मैं वहां पे यूज कर रहा हूँ मास ऑफ हरीश, है ना। और एक और लड़का है, वो लड़का मान लो यहाँ पे खड़ा है ना, यहाँ पे वो खड़ा है और इसका जो है ना, इसका नाम है मान लो कुंदन। तो बोलता हूँ मास ऑफ कुंदन, कुंदन का कुछ ना कुछ मास होगा। अच्छा, एक चीज आपको पता होगा, जब ये यहाँ पे जब खड़ा होगा तो इसका जितना भी मास होगा वो कहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, अर्थ के सेंटर पे। कहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, अर्थ के सेंटर पे। एक ही जो ब्लॉक है कहाँ पे सेंटर अप्लाई करेगा, अर्थ के सेंटर पे। और मान लेते हैं ये जो अर्थ है इसका रेडियस है आर, तो इसका यहाँ भी रेडियस होगा आर। अगर यहाँ पे रेडियस आर है और यहाँ भी रेडियस आर है, अब मैं बोलता हूँ दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फाइंड आउट कीजिए। हरीश के बीच का और जो हमारे अर्थ है उसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स आप फाइंड आउट कीजिए, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो देखिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। F इज इक्वल टू, F इज इक्वल टू, जी तो कांस्टेंट है, जी जैसा का तैसा। अर्थ के लिए मैं यूज करता हूँ me, है ना, मास ऑफ अर्थ। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ हरीश m1 एंड m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ, अब कहा किसका मैं फोर्स फाइंड आउट किया हूं, हरीश का और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मैं फाइंड आउट करता हूं अर्थ का और जो कुंदन है उसके बीच का मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करता हूं। तो क्या हो जाएगा, जी एम ई इनटू, अब क्या लूंगा, एम के। तो क्या हो जाएगा, एम के अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, अगर यहाँ पे एक और पर्सन को अगर मैं बैठा दूं, अगर मैं यहाँ पे एक और पर्सन को बैठा दूं तो सिर्फ हमारा यही पार्ट चेंज हो रहा है ना। ये तो हमारा जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। आप दो पर्सन को बैठाओ, 10 को 20 को 50 को कितना भी बैठा लो, सिर्फ आपका क्या चेंज होने वाला है, ये जो मास है वही चेंज होने वाला है, बाकी सारे के सारे कांस्टेंट होंगे। तो एक मैथमेटिकल वाले टीचर थे, उन्होंने दिमाग लगाया, है ना। उन्होंने बोला कि देखो अगर बार बार हो रहा है तो इसका कुछ कांस्टेंट वैल्यू मान लो।
तो क्या हो जाता है, इसको मैंने मान लिया, जब ये सारे के सारे जब कांस्टेंट ही है, ये सब कांस्टेंट ही है, तो इसके जगह पे एक नया वर्ड आ गया जिसको हमने बोल दिया जी। क्या बोल दिया? जी। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब अगेन देखो, ये भी मैं बताऊंगा जी क्या होता है। F इज इक्वल टू जी इंटू एम, जो भी रहेगा। अब जी क्या होता है, यही जी को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब देखिए क्या हो जाएगा। अब जी आ गया, अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं जी का वैल्यू आता कहां से है। तो देखिए हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, एक बात करेंगे हम अर्थ का लेंगे और एक सन का लेंगे, है ना? है ना, अर्थ सन का लेके जाए, अर्थ का ही हम क्या करते हैं, उसकी ग्रेविटी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए अर्थ का ग्रेविटी, अर्थ का क्या होता है, मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। ओके, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, एंड रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 kg। ओके, अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको पता ही है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, अब यहां से इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और यहां से आपको जी का वैल्यू मिल जाएगा। अगर देखो आपको जी का वैल्यू क्या मिलेगा, निकाल दो। तो जी का वैल्यू आप अच्छे से निकाल सकते हैं। तो जी इक्वल टू हो जाएगा ना हमारे पास में, जी इज इक्वल टू कितना आया, मैंने ये तो पुट किया, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से हम जी का वैल्यू निकाल देंगे। देखिए जी का वैल्यू मैं निकाल रहा हूं। अब क्या हो जाएगा, यहां से इसको मिटा देता हूं। अब क्या हो जाएगा, स्मॉल जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन आर का स्क्वायर, आर का रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। अब फिर अगेन देखिए कितना हो जाएगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 6, एक काम करता हूँ, ए बटा 2 लेके जाता हूँ, 6 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन स्क्वायर करना है। तो कितना हो जाएगा, 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6। ओके, अच्छा एक काम करता हूँ, ये जो 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर 6, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर एडिंग होते हैं। तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 12, और वही 10 टू द पावर 12 कितना हो जाएंगे, 10 टू द पावर 12। अब वही 10 टू द पावर 12 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो उसके पावर में कितना आ जाएंगे, माइनस। कितना आ जाएंगे, इसको मैं ऊपर लेके चला जाता हूं, तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -12 ऊपर लेके चला गया। अब हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 6.67 इंटू 6 अपॉन 6.64 इंटू 6.64, और ये कितना हो जाएंगे, देखिए अब पावर का कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 24 11 12 दैट मींस -23 और +24 इंटू कितना बचेगा, इंटू सिर्फ 10 बचेगा। अरे होगा ना, +24 -12 एंड -11, है ना, कितना बचेंगे, 10 बचेंगे। ठीक है, तो कितना बचेंगे, 10। ओके, अब इसको सॉल्यूशन अगर आप करेंगे तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद आपको जो वैल्यू आएगा वो आएगा 9.8, है ना। और ये क्या है, जी है, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब मैं ये भी बताऊंगा इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका क्या है, F इज इक्वल टू GM। ओके, आपको एक फॉर्मूला भी पता होगा, ये भी ग्रेविटी का फॉर्मूला है ना, एक ग्रेविटी लिख लेंगे, ग्रेविटी एक फॉर्मूला देखे होंगे, F इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे था क्या हमारा, F इज इक्वल टू GM, और न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़े होंगे F इज इक्वल टू ma। ओके, अगर मैं दोनों को मैं इक्वेट करूं तो कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू GM इज इक्वल टू ma। अब क्या हुआ, m से m कैंसिल, अब कितना होता है, G इज इक्वल टू a। यही वजह है जिसके वजह से मैं इसको बोलता हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वैसे ही हमको यहाँ पे g का भी वैल्यू मिल गया, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। ओके, चलिए
अब मैं देखता हूं जैसे अभी जो हम बेसिक जो 9th क्लास में जो पढ़ते आ रहे थे, तो वहां पे हम देख रहे थे, डायरेक्ट सिंपल सा फॉर्मूला देखते थे, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर अच्छे से देखा जाए तो ये जो फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। बट यहां से आप जो भी वैल्यू डालेंगे उससे आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा। क्या मिलेगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड। बट फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो फोर्स का अब हम देखते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होंगे उस ग्रेविटेशनल फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, है ना? उसका वेक्टर फॉर्म एक बार देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, ओके। इसके लिए भी मैं एक छोटा सा दो ब्लॉक लूंगा। मान लेते हैं एक ब्लॉक है मेरे पास में m1 एंड सेकेंड ब्लॉक है मेरे पास में m2, एंड दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं बोल देता हूं r, ओके। ब्लॉक m1 एंड ब्लॉक m2, डिस्टेंस बिटवीन क्या है? r, ओके। चलिए अब देखिए, अब क्या होगा, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को अट्रैक्ट करेंगे, है ना? एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को अट्रैक्ट करेंगे, तो ब्लॉक m1 जब m2 को अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? यहाँ पे फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? यहाँ पे फोर्स लगेगा। अगर दोनों सेम अमाउंट का अगर ब्लॉक है तो जितना फोर्स एक अपनी तरफ लगाएगा उतना ही फोर्स m2 इसके तरफ लगाएगा। तो कितना हो जाएगा? यहाँ भी एक आ जाएगा फोर्स, दोनों सेम अमाउंट का। एक बात है, अगर दोनों सेम मासेस के हैं तो दोनों का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। बट ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन सेम नहीं होंगे। डायरेक्शन क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। वही डायरेक्शन हमको पता करना है, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। तो देखिए, जैसे हम एक चीज पढ़े हैं, जो जब F जो फोर्स लगाएगा F2 पे तो क्या होगा? फोर्स ऑन ब्लॉक M1 ड्यू टू फोर्स ऑन ब्लॉक M2 ऑफ वेक्टर, है ना? क्या होगा? फोर्स वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, है ना? फोर्स ऑन ब्लॉक ए विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक टू। सिमिलरली अब इसका क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन ब्लॉक टू विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स वन, है ना? इस पे लगने वाला फोर्स इसके रिस्पेक्ट में, इस पे लगने वाला फोर्स इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक दूसरे की वजह से ही फोर्स लग रहा है ना, ओके। अब मैं देख रहा हूं ये दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, जैसे दोनों के बीच का क्या है? डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। लेकिन दोनों को देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगाते हैं एक दूसरे के बीच में, जो फोर्स लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट वाले पाथ कवर करते हैं। ऐसा नहीं जो कोई फोर्स लगाएगा तो ऐसा चला जाएगा या ऐसा चला जाएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। डायरेक्ट क्या होते हैं, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट बहुत ही एक सेंटर दूसरे सेंटर को लाई करेंगे, ओके। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा होता है, ओके। अब देखिए, अब क्या होगा, मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में निकालूंगा इन दोनों के बीच का। तो डिस्प्लेसमेंट पहले मैं क्या निकालूंगा, यहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू m1, डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू m1, तो कितना हो जाएगा? r21, ओके, वेक्टर में होगा, ओके। क्योंकि मैं डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन ब्लॉक वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, ओके। अब देखिए मैं यहां से फाइंड आउट कर लूंगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ओके। अब फोर्स जो है एक टोटल क्या होगा, ये हमको देगा मैग्नीट्यूड। अब हमको डायरेक्शन भी लाना है, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या कर देंगे, आर कैप मैं यूज कर रहा हूं, है ना? ये क्या है? सिर्फ डायरेक्शन के लिए आर कैप। अच्छा, किसका हो जाएगा डायरेक्शन? किसका हो जाएगा? अगर मैं लेता हूं, अगर F12 फैक्टर F12 अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो कौन सा डायरेक्शन आएगा? शॉर्टकट में लिख दीजिए, डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ, है ना, F12 का जो डायरेक्शन है वो जो डिस्प्लेसमेंट लाइन यूज करूंगा, अब वहीं से तुम्हारा यूनिट वेक्टर निकलेगा और इसका वैल्यू भी 1 होता है यूनिट वेक्टर का, तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे F12 इज इक्वल टू G M1 M2 इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब मुझे पुट करना पड़ेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, अब आर कैप है और आर कैप की जगह पे हमको क्या है, ए वाला हमको डायरेक्शन पुट करना है तो हमको आर कैप फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे हम लोग आर कैप फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, एक बात R21 वेक्टर इज इक्वल टू, ही होता है ना R21 कैप या वेक्टर इक्वल टू होता है ना R21 कैप इनटू R21, दैट मींस मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेक्टर, है ना। अब क्या होगा, अब मैं यहां से निकाल दूंगा R21 कैप इक्वल टू हो जाएगा कितना, R21 वेक्टर अपॉन R21, ओके। अब मैं यही वैल्यू उठा के पुट कहां पे करूंगा, यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा R21 वेक्टर अपॉन R वेक्टर 21 का मॉड, ओके। चलिए एक बात यहाँ पे देखने वाली बात है, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस R है और यहाँ क्या है R21 और R12, भले ही दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, मैग्नीट्यूड दोनों के बीच का कितना होगा, सेम ही होगा, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा R21, है ना, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड इसका सेम होगा, इज इक्वल टू R12 इज इक्वल टू कितना होगा, R ही होगा ना, मैं R लिख देता हूं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए F12 वेक्टर इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन R21 वेक्टर अपॉन R, तो फिर यहां से हमको क्या मिल जाएगा, G M1 M2 अपॉन R और R कितना हो जाएगा, R स्क्वायर इंटू R कितना हो जाएगा, R क्यूब, और ये कितना बचेगा R21 वेक्टर, ओके। तो यहां से हमारा मिल गया F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखने वाली बात है, अगर जो ब्लॉक ए वाला फोर्स लगाएगा FR21 ए इस डायरेक्शन में, तो ए वाला फोर्स इसका अपोजिट है, कितना हो जाएगा R21, है ना, R12 वेक्टर, दैट मींस यहाँ पे क्या होगा, न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ए अपनी तरफ खींचेंगे को अपनी तरफ खींचेंगे, तो मैं डायरेक्टली इसको मैं बोल सकता हूँ R21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R वेक्टर 12, ओके। तो यहीं से हम करेंगे R21 वेक्टर का मैं वैल्यू यहां से पुट कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, G M1 M2 अपॉन R क्यूब, और R21 वेक्टर की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, माइनस, है ना, R21 की जगह पे माइनस R12 वेक्टर, है ना। एक काम करता हूं, इसी माइनस को उठा के मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो कितना हो जाएगा, G M1 M2 अपॉन R क्यूब, और माइनस को यहाँ पे ले आता हूं, और कितना हो जाएगा R12 वेक्टर, ओके। यही है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। तो जैसे मैंने यहाँ पे F12 फाइंड आउट किया ना, सिमिलरली मैं यहाँ से F21 भी फाइंड आउट करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे सारे वैल्यू चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं किसके रिस्पेक्ट में लूंगा, जब मेरा फोर्स ए वाले डायरेक्शन में है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी ए वाले डायरेक्शन में लूंगा। जैसे देखो यहाँ पे F12 वेक्टर मैंने निकाला, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा लिया था, R21, अब मुझे F21 फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे R12 लूंगा डिस्प्लेसमेंट। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ अच्छे टॉपिक लेकर मैं आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से रहें, पढ़ाई करते रहें, थैंक यू सो मच।